पाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसमें पूछे जाने वाले विश्व इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पुनर्जागरण। और ये पुनर्जागरण के ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण की विशेषता और प्रकृति, पुनर्जागरण के कारण और पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में क्यों हुआ। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं पुनर्जागरण का जो प्रभाव है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे से पुनर्जागरण का प्रभाव साहित्य, कला, विज्ञान या मानवतावाद पर हो, इन सभी टॉपिकों के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पुनर्जागरण के, उन सब की चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के क्या प्रभाव है। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव से संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव है। और ये 4 कथन दिए हुए हैं। इन कथनों का चुनाव करते हुए हमें सही कूट का प्रयोग करना है। तो देखिए, जो पहला कथन है वह है कि विषय वस्तु मानवीय समस्याएं, भावनाएं और वेदना आदि को अपनाया गया। यदि हम बात करें पुनर्जागरण में साहित्य के प्रभाव की, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण का जो साहित्य पर प्रभाव था, ये पुनर्जागरण से पहले और पुनर्जागरण के समय या बाद में जो प्रभाव था उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पुनर्जागरण से पहले जो साहित्य होता था उसकी विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक हुआ करती थी, लेकिन पुनर्जागरण के बाद में जो विषय वस्तु है वो मानवीय समस्या से संबंधित होने लगी, भावनाओं को महत्व दिया जाने लगा, वेदना को महत्व दिया जाने लगा। तो यहाँ पर ये कथन है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो यहाँ पर कथन है वह यह है कि पुनर्जागरण काल में गद्य शैली का विकास हुआ। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले केवल पद्य शैली विकसित थी। पद्य शैली से तात्पर्य होता है जिसमें कविताएं वगैरह लिखी जाती हैं, उसे पद्य शैली कहा जाता है। लेकिन पुनर्जागरण के बाद या पुनर्जागरण के समय में साहित्य में गद्य शैली का विकास हुआ। गद्य शैली से तात्पर्य होता है जिसके अंतर्गत नाटक, उपन्यास आदि लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो कथन 2 है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो कथन है वह है कि नाटक में व्यंग्य शैली का सूत्रपात हुआ। ये बिल्कुल सही है कि पुनर्जागरण के समय में नाटक में व्यंग्य शैली का सूत्रपात हुआ। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह भी सही है। चौथा कथन है कि पुनर्जागरण के समय में मुख्यतः जो लेखक होते थे वह पादरी होते थे और भाषा होती थी लैटिन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पादरी लेखक हुआ करते थे ये हुआ करते थे पुनर्जागरण से पहले, और इनके द्वारा जो भाषा अपनाई जाती थी या तो लैटिन हुआ करती थी या हुआ करती थी ग्रीक। लेकिन यदि हम बात करें पुनर्जागरण के समय की बात करें तो पुनर्जागरण के समय में जो लेखक है वह जन सामान्य होने लगे एवं देशज भाषाओं का, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, उनका प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर जो कथन 4 है वह गलत है, जबकि कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव से संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत और पुनर्जागरण का जो प्रथम व्यक्ति है वह कहा जाता है इटालियन साहित्यकार है दांते, उनको कहा जाता है। इनको इटालियन काव्य का जनक भी कहा जाता है। इटालियन काव्य का जनक भी कहा जाता है। इन्हें इटालियन काव्य का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम बोलचाल की भाषा, इटली की जो बोलचाल की भाषा थी टस्कनी, उसके अंदर इन्होंने अपने साहित्य का सर्जन किया। इसीलिए इन्हें इटालियन काव्य का जनक भी कहा जाता है। इनकी हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहली आ जाती है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी इनकी जो सबसे प्रमुख रचना होती थी, और इनमें इन्होंने काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली आ जाती है इनफर्नो। इसके अंतर्गत नरक की यात्रा का वर्णन किया गया है, नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। दूसरी है इनकी, वह है परगेटरी। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रायश्चित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी यात्रा का वर्णन किया है। तीसरा जो भाग है डिवाइन कॉमेडी का वह है पैराडाइसो, और इसके अंतर्गत उन्होंने स्वर्ग में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है, यानी स्वर्ग की जो यात्रा है उसका वर्णन किया है। दूसरी जो इनकी प्रमुख रचना है वह है वितानोवो। वितानोवो का अर्थ होता है नया जीवन, और इसमें इन्होंने ब्रिटिश नामक एक महिला है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है।
ब्रिटिश नामक एक महिला है, उसकी सुंदरता का इन्होंने वर्णन किया है। तीसरी जो इनकी प्रमुख रचना है वह है दी मोनार्किया। ये पोप विरोधी होने के कारण इसे 1339 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से इसे जलाया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है दाते। दाते है ये पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति। इसके अतिरिक्त इटालियन काव्य का जनक भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानवतावाद का जनक निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है? तो देखिए, मानवतावाद का जनक कहा जाता है पेट्रार्क को। क्यों कहा जाता है पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक? क्योंकि देखिए, पुनर्जागरण से पहले जो साहित्यिक सर्जन होता था उसकी विषय वस्तु होती थी धार्मिक, यानी धार्मिक चिंतन को अपनाया जाता था। लेकिन पेट्रार्क पहला व्यक्ति था, इसने धर्म के स्थान पर लौकिक जो विषय है उसको अपनाया, यानी मानव के बारे में इन्होंने ज्यादा सोचा। मानव के इर्द गिर्द घूमने वाले जो सब्जेक्ट है उनको अपने साहित्य में ज्यादा अपनाया। इसीलिए जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क है इन्हें मानवतावाद का जनक कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है उनमें सबसे पहले आ जाती है सोनेट टू लोरा। ये जो इनकी रचना है ये सोनेट है, और इनमें इन्होंने लोरा नामक जो महिला है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए, सोनेट में क्या होता है, एक 14 पंक्तियों की एक कविता होती है जिसे सोनेट कहा जाता है, जिसको लोकप्रिय बनाने का काम किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किया था। इसके बाद में एक इंग्लिश कवि है चौसर, उनके द्वारा सबसे पहले इसको अंग्रेजी में भाषा है उसमें प्रयोग किया गया। और इसके अलावा एक और इंग्लिश कवि है शेक्सपियर, उनके द्वारा भी अनेक सोनेट लिखे गए थे। पेट्रार्क की दूसरी जो प्रमुख रचना है वह है अफ्रीका नामक एक लंबा गीत है। अफ्रीका नामक एक लंबा गीत है जिसमें सीपियों के जीवन का अद्भुत वर्णन किया है इन्होंने। तीसरी जो इनकी रचना है वह है फेमिलियर लेटर्स। फेमिलियर लेटर्स ये इनकी प्रमुख रचना है। तो तीन यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं, और फ्रांसिस पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि इटली के प्रमुख साहित्यकार बोकासियो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सही जो कथन है उसका चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए, वह है बोकासियो पेट्रार्क का शिष्य था। तो ये बिल्कुल सही है, बोकासियो पेट्रार्क का शिष्य था। दूसरा है बोकासियो को लैटिन गद्य का जनक कहा जाता है। लैटिन गद्य का जनक क्यों कहा जाता है? हमने चर्चा की थी कि पुनर्जागरण से पहले केवल पद्य में लिखा जाता था, लेकिन पुनर्जागरण के समय और उसके बाद में गद्य में लिखना शुरू हुआ, और लैटिन भाषा में जिसकी शुरुआत की थी, यानी गद्य लिखने की जो शुरुआत की थी वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? बोकाशियो के द्वारा शुरू की गई। इसलिए बोकाशियो को लैटिन गद्य का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी है, बोकाशियो की प्रमुख रचना डेकोमेरोन है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये 100 कहानियों का संग्रह है। इसमें ब्लैक डेथ का जिक्र किया गया है। ब्लैक डेथ ये यूरोप में एक महामारी आई थी, प्लेग नामक महामारी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो उसका जिक्र भी इन्होंने अपनी साहित्यिक जो रचना है डेकोमेरन उसमें किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिंस द डिस्कोर्स ऑन लिवी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो देखिए, द प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन लिवी ये रचना है मैकियावेली को, और मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है, और इन्हें आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान है उसका जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अनेक राजाओं के सचिव रहे थे, इसलिए इनको राजनीति की अच्छी जानकारी थी। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है द प्रिंस, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात मैकियावेली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी काव्य का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, अंग्रेजी काव्य का जनक कहा जाता है जाफरी चौसर को कहा जाता है। और जाफरी चौसर की जो प्रमुख रचना है वह है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स इसके अंतर्गत 24 कहानियों का संग्रह है, और इसमें क्या होता है कि विभिन्न समाज के लोग हैं, वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और एक दूसरे को कहानी कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कहानियों का संग्रह है, वे कैंटरबरी टेल्स में है, जिसकी रचना की थी जाफरे चौसर ने। और इन्हें अंग्रेजी काव्य का जनक कहा जाता है। और सर्वप्रथम जो सोनेट की रचना 14 पंक्तियों की जो कविता होती है उसकी रचना का श्रेय भी किसको दिया जाता है? चौसर को दिया जाता है, अंग्रेजी के अंतर्गत। अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम सोनेट लिखने का जो श्रेय दिया जाता है वह किसको दिया जाता है? चौसर का।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात अंग्रेजी काव्य के जनक किसको कहा जाता है? जाफरे चौसर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूटोपिया नामक काल्पनिक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, यूटोपिया नामक जो ग्रंथ है, इसमें यूटोपिया एक काल्पनिक द्वीप होता है जिसमें आदर्श समाज की बात की गई है। आदर्श समाज की जो कहानी है उसका वर्णन किया गया है, और इसके जो रचनाकार हैं वह है सर टॉमस मूर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। इसके अतिरिक्त ये जो रचना है यूटोपिया, इसे सबसे पहले लैटिन में लिखा गया था, बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचना कौन सी है? देखिए, विलियम शेक्सपियर ये अंग्रेजी साहित्य के जाने माने और फेमस साहित्यकार हुए हैं, और इनके द्वारा 3 प्रकार के नाटक लिखे गए हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेजेडीज यानी दुखांत। दुखांत में इनके जो प्रमुख नाटक आ जाते हैं उनमें आ जाते हैं मैकबेथ आ जाता है, हेमलेट आ जाता है, ओथेलो आ जाता है, और किंग लियर आ जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ सुखांत लिखे जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमेडीज, और इनकी जो प्रमुख कॉमेडीज आ जाती है उनमें आ जाती है एज यू लाइक इट, ये इनकी प्रमुख कॉमेडी है। इसके अलावा एक आ जाती है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तीसरी इनकी जो प्रमुख कॉमेडी है वह है ट्वेल्थ नाइट। इसके अलावा एक और इनकी प्रमुख कॉमेडी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो इनकी प्रमुख कॉमेडी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ इतिहास से संबंधित भी साहित्य लिखे जिनमें प्रमुख आ जाते हैं रिचर्ड तृतीय। इसके अलावा हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। इसके अलावा एक और इनका इतिहास से संबंधित ग्रंथ आ जाता है हेनरी फिफ्थ। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट रचना है ये भी विलियम शेक्सपियर की है, रोमियो एंड जूलियट। हेमलेट भी ये इनकी प्रमुख ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। मैकबेथ भी एक प्रमुख ट्रेजेडी है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन है फेरी क्वीन, ये विलियम शेक्सपियर की रचना नहीं है, इसके रचनाकार हैं एडमंड स्पेंसर। इसलिए यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय है ये विलियम शेक्सपियर की रचना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर मार्लो की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो देखिए, तैमूर लंग द ग्रेट भी क्रिस्टोफर मार्लो की प्रमुख रचना है। एडवर्ड द्वितीय भी मार्लो की प्रमुख रचना है। द जू ऑफ माल्टा भी मार्लो की प्रमुख रचना है। डॉक्टर फोस्टस भी इनकी प्रमुख रचना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 1 2 3 4 चारों ही क्रिस्टोफर मार्लो की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व नागरिक और मानवतावादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए, विश्व नागरिक या मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है इरेस्मस को कहा जाता है। और इन इरेस्मस है ये डच के साहित्यकार थे, और इनकी एक प्रमुख रचना है इन द प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा। हिंदी अनुवाद हो गया इसका मूर्खता की प्रशंसा। यदि हम बात करें मानवतावादियों का जनक, तो जनक कहा जाता है पेट्रार्क को। सर्वेंटीज है ये एक स्पेनिश साहित्यकार है, और इनकी जो प्रमुख रचना है वह है डॉन क्विक्सॉट, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व नागरिक या मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है डच साहित्यकार इरेस्मस को, जिनकी प्रमुख रचना है इन द प्रेज ऑफ फॉली अर्थात मूर्खता की प्रशंसा। अब हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण का कला पे प्रभाव है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। चाहे वह स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, या संगीत के क्षेत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो स्थापत्य कला से संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिलिप्पो ब्रुनेल्स्की के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए है रेनेसा कालीन स्थापत्य कला के प्रथम प्रवर्तक, ये बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, रेनेसा और पुनर्जागरण से पहले स्थापत्य कला की जो शैली विकसित थी वह थी क्लासिकल शैली। क्लासिकल शैली हुआ करती थी, और क्लासिकल शैली में क्या होता था कि मेहराब है वो गोल बनाया जाता था, गोल मेहराब बनाया जाता। लेकिन फिलिप्पो के द्वारा क्या किया गया, यानी रेनेसा के समय में जो शैली है इनके द्वारा गोथिक शैली का विकास किया गया। गोथिक शैली में स्थापत्य कला का विकास किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मुख्य अंतर होता है, इसमें जो मेहराब है वो नुकीले होते हैं, नुकीले मेहराब का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यदि हम गोथिक शैली की बात करें, तो गोथिक शैली के अंतर्गत साज सज्जा और जो श्रृंगार है उसके ऊपर अधिक बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्थर के स्थान पर गोथिक शैली में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। तो ये प्रमुख अंतर था। दूसरा ऑप्शन भी है कि इन्होंने फ्लोरेंस के कैथेड्रल गुंबद का डिजाइन तैयार किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है।
इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संत पीटर का गिरजाघर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है ये मध्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संत पीटर का गिरजाघर है ये रेनेसा कालीन जो स्थापत्य कला है उसका प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन सी है कि इसे केवल राफेल ने बनाया था, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका जो निर्माण है ये निकोलस पंचम के द्वारा शुरू किया गया था, और इसके जो पहले वास्तुकार थे वह थे ब्रेमेंटे ने इसकी शुरुआत की थी, और इसके बाद में माइकल एंजलो और राफेल के द्वारा भी इसके निर्माण में प्रमुख योगदान दिया गया था। तो केवल राफेल ने बनाया ये गलत है, इसके अतिरिक्त निकोलस पंचम, ब्रेमेंटे, एंजलो और राफेल जैसे वास्तुकार का भी प्रमुख योगदान रहा है। यह यूरोप का सबसे पुराना गिरजाघर है, ये भी गलत है, क्योंकि यूरोप का जो सबसे पुराना गिरजाघर है ये 4वीं शताब्दी में बनाया गया था रोम में, और इसका नाम है सेंट बेसिलिका। सेंट बेसिलिका है ये यूरोप का सबसे पुराना गिरजाघर है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जो संत पीटर का गिरजाघर है ये रेनेसा कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि रेनेसा कालीन मूर्ति कला का जनक किसे कहा गया है? तो देखिए रेनेसा कालीन जो मूर्ति कला का जनक कहा गया है वो कहा गया है डोनातेलो को कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि इन्होंने सबसे पहले धार्मिक विषय को छोड़कर प्राकृतिक और बच्चों की मूर्तियां बनाई, इसीलिए इनको मूर्ति कला का जनक कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख मूर्ति है वह है वेनिस के संत मार्क की आदमकद मूर्ति, ये इनकी जो है प्रमुख मूर्ति है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात रेनेसा कालीन जो मूर्ति कला का जनक है वो कहा जाता था डोनातेलो को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे किसने तैयार किए थे? तो देखिए फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे तैयार किए गए थे गिबर्ती के द्वारा, और गिबर्ती ने जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल का जो भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें वर्णित जो दृश्य है उनका नामांकन किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गिबर्ती द्वारा तैयार किए गए जो दरवाजे थे जिन्हें फ्लोरेंस के गिरजाघर में रखा गया था, उसके लिए किसने कहा था कि स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य है? तो देखिए गिबर्ती के द्वारा तैयार दरवाजों को स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य बताया था माइकल एंजेलो ने, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति माइकल एंजेलो की थी? देखिए माइकल एंजेलो एक वास्तुकार, मूर्तिकार और पुनर्जागरण के प्रमुख चित्रकार हुए हैं, और इनके द्वारा 3 प्रमुख मूर्तियां बनाई गई थी। सबसे पहले आ जाती है डेविड, ये बाइबल के एक नायक है, उनकी मूर्ति बनाई गई थी। पाइटा, पाइटा नामक जो उनकी मूर्ति है इसमें जो वर्जिन मैरी होती है वो ईसा मसीह यीशु के जो मृत शरीर है उसको अपने गोद में लिए हुए, और मूसा ये यहूदियों के पैगंबर है। तो इन तीनों ही मूर्तियों का निर्माण है ये माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का चित्रकला पर प्रभाव है, तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन्हीं के आधार पर हमें सही कोट का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है वह है कि पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने मजहबी विषय वस्तु यानी धार्मिक विषय वस्तु को नहीं छोड़ा, लेकिन उन चित्रों का प्रस्तुतिकरण मानवीय और लौकिक था। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इन्होंने धार्मिक विषय वस्तु को जरूर अपनाया, लेकिन चित्रों का जो प्रस्तुतिकरण था वह मानवीय और लौकिक था। दूसरा कथन है कि प्लास्टर और लकड़ी के फलक के स्थान पर कैनवास का इस्तेमाल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। कैनवास एक टाइप का कपड़ा होता है, इसके ऊपर चित्र बनाए गए। इसके अलावा तेल चित्रों अर्थात ऑयल पेंटिंग की शुरुआत भी पुनर्जागरण के समय में ही हुई थी। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है? तो देखिए चित्रकला का जो जन्मदाता कहा जाता है ये कहा जाता है जिएटो को। क्यों कहा जाता है जिएटो को चित्रकला का जन्मदाता? क्योंकि इन्होंने धर्म से मुक्त जन साधारण के चित्र बनाए, और इनके जो प्रमुख चित्रों में आ जाते हैं, एक तो आ जाता है कि चिड़ियों को उपदेश देते संत फ्रांसिस का चित्र इन्होंने बनाया, ठीक है। दूसरा इनका जो प्रमुख चित्र है वह है निर्दोषों की हत्या, निर्दोषों की हत्या। इसके अलावा इन्होंने एक मक्खी का चित्र भी बनाया था, और वह इतना यथार्थ था कि इनके गुरुजी थे सिमेबू,
जब इन्होंने ये चित्र देखा तो उनको लगा कि ये कोई काल्पनिक चित्र या चित्र नहीं है, रियल में एक मक्खी है। तो यहाँ पर जो चित्रकला का जो जन्मदाता माना गया है पुनर्जागरण के काल में, वह माना गया है जिएटो को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लियोनार्डो दा विंची की पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए लियोनार्डो विंची की जो पुस्तक है मोनालिसा, ये इनकी एक पेंटिंग है। लास्ट सपर भी इनकी एक पेंटिंग है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स भी इनकी एक पेंटिंग है। तो तीन ये प्रमुख क्या है, लियोनार्डो विंची की पेंटिंग है और ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग ये इनकी एक पुस्तक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। तो देखिए लियोनार्डो विंची है, ये अपने समय के इंजीनियर, वास्तुकार, चित्रकार, सब कुछ थे। तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे ये पुनर्जागरण काल के। और इनके द्वारा तीन प्रमुख चित्र बनाए गए थे, मोनालिसा, लास्ट सपर और वर्जिन ऑफ रॉक्स। और इनकी जो पुस्तक थी वह थी ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग। मोनालिसा चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मोनालिसा है, यह एक चित्र है, इटालियन व्यक्ति है जियोकोंडा, उनकी पत्नी का चित्र है। और इसको कहा जाता है ले जैकोंदा, ले जैकोंदा, जिसका अर्थ होता है कौतुकमयी, अर्थात रहस्यमयी मुस्कान, रहस्यमयी मुस्कान। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात रहस्यमयी मुस्कान। इसके अतिरिक्त जो मोनालिसा है इसके बारे में मैं बता दूं, ये वर्तमान में लूव म्यूजियम, लूव जो म्यूजियम है यह म्यूजियम है पेरिस में। क्या हुआ था कि जब नेपोलियन जो बोनापार्ट था, नेपोलियन जो बोनापार्ट था, जब उसने इटली पर आक्रमण किया था तो इस पेंटिंग को लेके चला गया था पेरिस में और लूव जो म्यूजियम है उसमें इसको रख दिया था। लेकिन 1911 में एक इटालियन व्यक्ति के द्वारा इसको चुरा लिया गया था। लेकिन 1913 में इसे पुनः प्राप्त करके वापस से कहां पे रख दिया गया है, लूव जो म्यूजियम है उसमें रख दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि लास्ट सपर पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है। तो देखिए लास्ट सपर जो पेंटिंग है ये भी विंची की एक प्रमुख पेंटिंग है। लास्ट सपर का मतलब होता है अंतिम भोज, हिंदी में कहते हैं इसे अंतिम भोज। तो यहाँ पर जो जीसस है और उनके जो अनुयायी है, 12 अनुयायी, उनके साथ उनको भोजन करते हुए दिखाया गया है। और इनका एक अनुयायी होता है जूडस, शिष्य होता है जो इनको बाद में धोखा देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स पेंटिंग में किसका चित्रण किया गया है। देखिए वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये भी विंची की एक प्रमुख चित्र है और इसके अंतर्गत क्या था, वर्जिन जो मैरी है वो शिशु ईसा को अपनी गोद में लिए हुए हैं, तो ये दर्शाया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि वह है कि माइकल एंजेलो ने किस चर्च की छत पर बाइबल पर आधारित 145 चित्र बनाए थे। देखिए माइकल एंजेलो एक प्रमुख मूर्तिकार भी हैं जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ये एक प्रमुख चित्रकार भी थे और इनके द्वारा सिस्टाइन जो चर्च है उसकी छत के ऊपर 145 चित्र बनाए थे। ये बाइबल के अंतर्गत जो प्रकृति के जन्म से लेकर और प्रलय तक के, मानव के जन्म से लेकर और प्रलय तक के इसमें चित्र दर्शाए गए हैं 145 चित्र, जिसमें लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन इनका प्रमुख चित्र है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सा चित्र राफेल से संबंधित है। तो देखिए राफेल से संबंधित एथेंस का स्कूल है, इस चित्र का निर्माण भी राफेल के द्वारा किया गया था। मैडोना, मैडोना से तात्पर्य होता है जीसस क्राइस्ट की माँ, जीसस जो क्राइस्ट है उनकी माँ को मैडोना कहा गया है। तो ये चित्र भी बनाया गया था राफेल के द्वारा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सी है, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुनर्जागरण काल में संगीत का मुख्य विकास किस शताब्दी में हुआ था। तो देखिए पुनर्जागरण काल में संगीत का जो मुख्य विकास है ये 16वीं शताब्दी में हुआ था और इस समय में चर्च के अंतर भी संगीत को महत्व दिया गया था। इसको प्रोत्साहन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मार्टिन लूथर थे और चर्च के अंतर्गत जो सबसे पहले जिन्होंने म्यूजिक को या संगीत को अनुमति दी वह थे सेंट एम्ब्रोज थे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि पुनर्जागरण युग का महान संगीतकार कौन था। तो देखिए पुनर्जागरण युग का महान संगीतकार था पॉलेस्ट्रीना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। देखिए अब हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण का विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव था, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। इनकी एक पुस्तक है द कंसर्निंग द रिवोल्यूशन ऑफ
हेवनली बॉडीज। देखिए कोपरनिकस के द्वारा इस पुस्तक में एक सिद्धांत दिया गया था और उस सिद्धांत का नाम था हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक। इससे पहले जो सिद्धांत था जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, ये सिद्धांत था टोलमी का, और इस सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, खंडन किया था। देखिए जियोसेंट्रिक में कहा गया था कि जो सौर मंडल है उसके केंद्र में है पृथ्वी, और जो अन्य ग्रह है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत का खंडन किया और एक नया सिद्धांत दिया हीलियोसेंट्रिक, और इन्होंने बताया कि सौर मंडल के जो केंद्र बिंदु में है वह पृथ्वी नहीं सूर्य है, और पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक वैज्ञानिक थे ब्रुनो, इन्होंने इनके सिद्धांत का समर्थन किया था, और इसके विरोध में 1600 ईस्वी में इटली में इनको जिंदा जला दिया गया था। लेकिन बाद में जॉन केपलर के द्वारा गणितीय आधार पर इस सिद्धांत की क्या की गई थी, पुष्टि की गई थी। इसलिए आधुनिक जो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है वह कहा जाता है कोपरनिकस को। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की शारीरिक रचना का पहला विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए जाना जाता है, और उसने एक पुस्तक लिखी थी कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। देखिए पुनर्जागरण की जो दो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें एक तो आ जाती है कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, दूसरी प्रमुख पुस्तक है वो कोपरनिकस की मानी जाती है, और इस पुस्तक के लिखने वाले थे वेसेलियस थे। कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज है, इस पुस्तक की रचना की थी वेसेलियस के द्वारा की जाती थी। कई जगह आपको विसेलियस भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो सूची दी हुई है और हमें वैज्ञानिकों और उनके आविष्कार जो है उनकी खोज को मिलान करना है। पहले आ जाते हैं देकार्ते। तो देखिए देकार्ते के द्वारा बीज गणित का जो ज्यामितीय प्रयोग है वो करना सिखाया था। आइजक न्यूटन, इनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था, और इनकी एक पुस्तक भी है प्रिंसिपिया। हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण को समझाया गया था। गैलीलियो, इन्होंने पेंडुलम का सिद्धांत दिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए के साथ मिला हुआ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4, और यह है ऑप्शन डी में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की पुनर्जागरण के जो प्रभाव है, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण के परिणाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आप हमें एक्स जो फॉर्मल ट्विटर है उसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। कंवरपाल सिंह के नाम से आईडी है हमारा, जो ट्विटर हैंडल है या एक्स हैंडल है वह है कंवरपाल सर है। इसके ऊपर हम वर्ल्ड हिस्ट्री या एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर और न्यूज एनालिसिस के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।